दोस्तों, एक लड़का अपनी शादी के लिए लगातार कई लोगों से कहता है कि भाई मेरी शादी करा दो। जब लगातार ये शादी के लिए कहता है तो एक दिन एक दुल्हन मिल जाती है। लेकिन जिस तरह से दुल्हन मिलती है, यह तय किया जाता है कि यह शादी जो होगी वह बड़ी सादगी के साथ होगी। शादी हो जाती है और मंदिर में शादी होती है। दोनों मिलते हैं और सुहागरात मनाते हैं। दरअसल दुल्हन होती है वो दिल्ली के ऊधम नगर की रहने वाली होती है और दूल्हा जो होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर, उसी का एक थाना क्षेत्र लगता है और थाना क्षेत्र का एक गांव होता है दूधाधारी। दरअसल दोनों जब सुहाग रात मनाते हैं, उसके बाद दुल्हन अपने घर से कुछ खाने के लिए सामान लेकर आती है। वह खाने का सामान न केवल दूल्हे को दिया जाता है, बल्कि घर के सदस्य जो होते हैं वह सभी को दे दिया जाता है। अब दिन निकलता है, जो आसपास की महिलाएं अगले दिन उस दुल्हन को देखने के लिए आ रही थी और महिलाओं ने देखा कि पूरे घर के जितने भी लोग हैं सब के सब बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं। उनको होश नहीं है और उन्हें होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन रात में जो सामान था सारा सामान समेट कर यहाँ से फरार हो चुकी है, भाग चुकी है। अब जो दूल्हा था वह परेशान हो जाता है। आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें थाने जाना चाहिए और थाने जाने के बाद इस मामले की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। दूल्हा सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और जाने के बाद वह एफआईआर दर्ज कराता है कि 1 मार्च 2024 को उसकी शादी होती है। दुल्हन के साथ उसने सुहागरात मनाई और रात में वह सामान समेटकर यहाँ से भाग जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और उस दुल्हन की तलाश करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और साथ में जो उसके साथी थे 6 लोग, वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जब जेल लेकर आती है तो उसके बाद फिर सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दरअसल जब किसी को जेल भेजा जाता है संबंधित धाराओं में, तो उसका मेडिकल परीक्षण जरूर कराया जाता है, ये देखने के लिए कि वो कितना स्वस्थ है और कितना अस्वस्थ है। अब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि एक बार दुल्हन को देखो, क्या सचमुच तुमने इसी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाई थी? तो दूल्हा कहता है, जी मैं बिल्कुल पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने इसी के साथ सुहागरात मनाई थी। पुलिस वाले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद एक बार चाहते थे कि ना बताई जाए, लेकिन बताने वाली बात थी, छुपाने वाला उसमें कुछ था ही नहीं। दरअसल दुल्हन जो होती है वो एड्स की बीमारी से पीड़ित थी। अब यह बात जब दूल्हे को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे। पहले से उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी भी तो होती है एक ऐसी लड़की से जो कि एड्स से पीड़ित होती है। अब इसके बाद दुल्हन जाती है जेल और उसके जो साथी होते हैं बाकी 5 या 6 लोग जितने भी थे वो सब के सब जेल चले जाते हैं। जो मुजफ्फरनगर में जो जेलर साहब होते हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और दुल्हन से पूछा जाता है कि तुमने ऐसे कितनी शादियां की हैं, शादी करने के बाद लूटने के कितने दूल्हों को तुमने लूटा है? तो दुल्हन कहती है, जी मैंने हाल फिलहाल में 5 दूल्हों को लूटा है। एक तरफ खबर छप जाती है कि इस दुल्हन को एड्स की बीमारी है और दूसरी तरफ यह जेल से खबर आती है कि उसने 5 और दूल्हों के साथ ऐसे ही सुहागरात मनाई है। यानी कि जो उसके अंदर की बीमारी है, हो सकता है कि किसी दूल्हे को भी इसने परोस ही दिया हो। अब पुलिस वालों को जैसे ही जानकारी पता चलती है, पुलिस वालों की भी नींद खराब हो जाती है। पुलिस वालों ने उन दूल्हों को तलाश करना शुरू कर दिया जिससे उसकी शादी हुई थी। जहां जहां तक की खबर फैलती है उस लुटेरे दुल्हन की चर्चा होना शुरू हो जाती है और जो उसके साथी 6 लोग होते हैं उसको भी नहीं जानकारी थी कि उस दुल्हन को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ी हैरानी भी लगेगी, बड़ी परेशानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि जो इस कहानी में होता है वो वाकई में बहुत भयानक होता है। इसके रिजल्ट जो आते हैं वो बहुत ही भयानक आते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला है कैमूर। दरअसल बात कर रहा हूँ 20 जनवरी साल 2020 की। पटना से चलकर बबुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 जनवरी 2020 की रात की लगभग 11:30-12 बजे के आसपास की बात है।
रास्ते में एक कुदरा नाम का एक रेलवे स्टेशन लगता है। वहां से दो लड़के, एक का नाम रमेश होता है और एक का नाम बीरू होता है, जैसे ही अपने स्टेशन पर उतरते हैं, ट्रेन जैसे धीरे धीरे चलने वाली थी, इसी बीच में बीरू ने रमेश से कहा कि एक बोगी में मैंने एक ऐसी महिला को देखा कि उसमें सिर्फ एक अकेली ही महिला बैठी हुई थी। अब जैसे ही बात सुनता है बीरू, उसने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसने कहा यकीन की क्या बात है, अभी भागकर पकड़ लेते हैं और यकीन ना हो तो देख लेते हैं। उन्होंने ट्रेन के साथ रफ्तार पकड़ना शुरू किया। दौड़कर वो उसी बोगी में पहुंच जाते हैं जिस बोगी में एक अकेली महिला बैठी हुई थी। अब देखते क्या है कि जो आगे की बोगी हो या पीछे की बोगी हो, मुश्किल से मुश्किल एक दो मुसाफिर तो होंगे, उसमें कोई मुसाफिर था ही नहीं। कुल मिलाकर वह लोग उस बोगी में बैठ जाते हैं और उस महिला को देखते हैं, और देखने के बाद उस महिला की तरफ देखते ही उनका नीयत खराब हो जाती है। बीरू और रमेश ने प्लानिंग किया कि क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए। उस महिला को छेड़ना शुरू कर देते हैं। उस महिला ने विरोध किया तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शोर मचाने की कोशिश मत करना, अगर शोर मचाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। वो महिला डर जाती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार क्या किया जाए। उस बोगी के जितने भी दरवाजे थे उनको बंद कर दिया जाता है, खिड़कियों को भी गिरा दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ से जो अगला स्टेशन होता है वह लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी के आसपास होता है। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे वो दोनों बारी बारी से उस महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसे धमकी दी थी कि तुम्हें हम जान से मार देंगे। अब वो महिला शांत हो जाती है और उसके बाद फिर रोती थी, बिलखती थी, और कुल मिला के जैसे उसके साथ हो रहा था, एक बलात्कार करता था तो दूसरा उस बात का वीडियो बनाया करता था। इस तरह का सिलसिला चल रहा था। और यह अगला जो स्टेशन आता है भभुआ के रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी जाकर रुक जाती है। दरअसल ये अंतिम रेलवे स्टेशन होता है, यह गाड़ी का अंतिम स्टॉप होता है। यहाँ से फिर अगले दिन के लिए गाड़ी फिर बन के चलने वाली थी। अब जीआरपी की जिम्मेदारी होती है, जब ट्रेन आकर रुकती है तो उनकी जिम्मेदारी यह होती है कि वो प्रत्येक बोगी में जाकर, प्रत्येक डिब्बे में जाकर देखते हैं कि कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं है, किसी की आंख तो नहीं लग गई है, सो तो नहीं गया है, क्योंकि रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। वो एक एक डिब्बे को इस तरह से देखते जा रहे थे, जो कोई रुका हुआ था उसे वो लोग कहते थे कि जाओ आप। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी नजर पहुंचती है एक ऐसी बोगी पर जहां से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जो एक महिला कांस्टेबल होती है, एक पुरुष कांस्टेबल होते हैं, साथ ही एक दरोगा होते हैं विजय शंकर तिवारी, वो तीनों दौड़ते हुए जाते हैं और दौड़ने के बाद उस बोगी की तरफ पहुंच जाते हैं। क्योंकि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाजे बंद थे। अब तीनों पुलिस वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तुरंत ही झांक कर देखा जाता है और आवाज लगाई जाती है कि हम पुलिस वाले हैं, तुम जो भी कोई हो, जैसे भी हो, शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जब अपने तरीके से बातचीत की तब बीरू और रमेश जो होता है उनकी हालत खराब हो जाती है और महिला भी जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि साहब जल्दी से मुझे बचाओ, यह मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो पुलिस वाले को धकेलते हुए एक लड़का वहां से मौका पाते ही भाग जाता है। लेकिन एक दूसरा जो लड़का होता है उसने कपड़े पूरी तरह से पहने नहीं थे, उसे संभलने का अवसर नहीं मिल पाया, और जब संभलने का अवसर नहीं मिल पाया तो पुलिस उसे दबोच लिया। साथ ही उस महिला को पानी पिलाया, उसको बताया कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। महिला से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो और कहाँ से आ रही हो और अकेली क्यों हो। पुलिस वालों के बहुत सारे सवाल थे। पुलिस वालों ने यह भी पूछा कि दो लड़के जो तुम्हारे साथ गंदा काम कर रहे थे, क्या तुम उन्हें जानती हो। उसने कहा साहब मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, यह कब आए, कैसे आए। वह अचानक ही चलती ट्रेन में चढ़ गए थे और उन्होंने मेरे साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य किया। अभी उस महिला से बातचीत की जा रही थी कि तुम आखिरकार कहाँ से आ रही थी। तो उस महिला ने जो बताया उसे सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस भी थोड़ा परेशान हो जाती है। दरअसल परेशान होने वाली बात ही थी। दरअसल महिला बताती है कि यह गया गई हुई थी। गया एक जगह का नाम होता है, एक काफी फेमस जगह होती है और उसमें एक एंट्री रेट्रो वायरस थेरेपी सेंटर है, वहां से वो दवा लेने के लिए गई थी।
उसे पूछा गया कि किस चीज़ की दवा लेने गई थी, तो उसने बताया कि साहब मुझे एड्स की बीमारी है और मेरा एड्स का इलाज चल रहा है। मैं अक्सर वहाँ पर जाती हूँ। दरअसल यह जो ट्रेन है इसका नाम इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि पटना से भभुआ चलकर आती है। शाम को 5:30 बजे के आसपास वहाँ से चलती है पटना से और भभुआ में रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पहुँच जाती है। इसका आने जाने का एक ही मात्र रास्ता है, इसलिए वह जा रही थी, वहां से आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो पुलिस वालों को एक बार तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम किस चीज का इलाज कराने के लिए जाती हो? तो उसने कहा साहब मुझे एड्स की बीमारी है। दरअसल ये बीमारी उसके पति से उसको मिली थी। उसके पति की हालात जब ज्यादा खराब हो जाती है, उसका पति जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसको छोड़कर चला जाता है। कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता। पति जब उससे अलग हो जाता है, कुछ दिन के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन वो महिला नहीं जानती थी कि जो बीमारी उसके पति को थी, वही बीमारी पति से उसके पास भी आ गई है। जैसे उसके पति की मौत होती है, तो कुछ महीनों के बाद उस महिला का भी हालात बिगड़ना शुरू हो जाता है और जब बिगड़ने लगती है, तब वह परेशान होकर आखिरकार अपना गया में जाकर अपना इलाज करा रही थी और इलाज के दौरान ही वह आना जाना लगा रहता है। उसे नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 की रात को जो आएगी वो उसके लिए बहुत ही भयानक होगी। 2 लड़के उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देंगे। पुलिस वालों ने इन लड़कों से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि बीरू सिंह और उसी के माध्यम से जो दूसरा लड़का था रमेश सिंह, एक की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, दूसरे की उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो बताते हैं कि कुदरा जो एक जगह है जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, वहीं पर एक चेती मोहल्ला है, वो चेती मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनसे पूछा कि तुमने इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया? वह बोला साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं, अचानक ही दिखाई दी तो हमने सोचा क्यों ना इसके साथ जाया जाए, इसके साथ कुछ गलत किया जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसको एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। जैसे ही ये बात उन लड़कों को पता चलती है, वो लड़के परेशान हो जाते हैं, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोगों को जब यह बात पता चलती है तो परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इसी बीच में महिला के साथ जो गलत हुआ और घिनौना कृत्य कर रहे थे, तो उस महिला ने अपनी बात कहने की जब कोशिश कर रही थी, बात बताने की कोशिश कर रही थी, तो वह उन लड़कों ने उस महिला का मुंह बंद करके उसे चुप रहने की हिदायत दी थी कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन उस महिला ने अपनी जान बचाते हुए उन्होंने सोचा कि जो कर रहे हैं करने दो, वो भी शांत हो जाती है और उन लोगों को वह बर्दाश्त कर लेती है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और आईपीसी की धारा 376 डी, धारा 34 आईटी एक्ट 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जब इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, उस वक्त उन्हें ऐसा कोई बीमारी नहीं थी। इस मामले में आगे क्या कार्यवाही हुई क्या नहीं हुई, पुलिस ने जो चार्जशीट लगाकर कोर्ट में भेजी होगी, तो उसके बाद क्या सजा मिली थी, स्टेशन मास्टर होते हैं भभुआ के, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैंने जीआरपी थाना को फ़ोन लगाया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई। जो भी इसका भविष्य रहा होगा वो रहा होगा, लेकिन जिस तरह से उन 2 लड़कों ने एक विधवा महिला के साथ घिनौना गंदा कृत्य किया, उसके बाद तो उन्हें बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए थी। हालांकि कानून की सजा में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी कभी जब पड़ती है तो आवाज नहीं होती। जो उन 2 लड़कों ने उसके साथ किया था वो वाकई में उस महिला ने विरोध जैसे भी करा, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो शायद इस बात की आवाज, इस बात की गूंज सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से हर जगह चारों तरफ फैल जाती है। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर के ताबी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला लड़का जिसका नाम रवि होता है, जो कि लगातार शादियों के लिए कोशिश कर रहा था, आखिरकार दुल्हन मिलती भी तो ऐसी मिलती है जिसको एड्स जैसी गंभीर बीमारी होती है और वह दुल्हन जो शादी करती थी और लूट के भाग जाया करती थी। इस तरह से उसने कुछ ही महीनों में 5 शादियां कर ली।
हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, लेकिन बाकी दूल्हे कौन कौन हैं और किस किस के साथ उसने यह सुहाग रात मनाई और किस किस को यह बीमारी का प्रसाद मिल गया है, अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। साथ ही इस महिला यानी कि विधवा महिला के साथ जो होता है वह बहुत भयानक होता है और उसकी वजह से जो एक कहानी लोगों तक पहुंचती है तो एक सबक भी देती है कि किसी के साथ भी बुरा करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जब प्रसाद देता है तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।